CUET 2025 यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सामान्य यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा, जिसके तहत साथियों आप लोगों को CUET के माध्यम से देश की नामी गिरामी जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर एडमिशन मिलने वाला है। यूजी पाठ्यक्रम यानी अंडर ग्रेजुएट जो पाठ्यक्रम चलते हैं, अपन बात करें BA, BSc वगैरह वगैरह जो कोर्सेज चलते हैं उनके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे इस साल 12th में पढ़ रहे हैं या 12th का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये CUET बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, सभी बच्चों को देना चाहिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी वीडियो को देख रहे हैं और उनके बच्चे 12th का इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आप लोगों को CUET का आवेदन फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। तो CUET का आवेदन फॉर्म भरने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना रहेगा कि CUET है क्या, इसमें कैसे फॉर्म भरते हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करना रहता है, कैसे यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना रहता है, सारी चीजें अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यदि आपके परिवार में भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इस साल 12th पास आउट हो रहा है, उन सभी को इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा ताकि वो भी समय रहते हुए CUET के बारे में जान सके और इसका एग्जाम फॉर्म भर सके। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, वीडियो लंबा बनेगा, इसे पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और उसके साथ ही आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस बार भी CUET का जिम्मा है वो NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है। NTA द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथियों, तो NTA द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें ही मैंने यहाँ डिस्प्ले पे लाई है ताकि आप लोग उस चीजों को समझते हुए आगे फॉर्म भर पाए। अपन लोग देखेंगे NTA की साइड पे ये नोटिफिकेशन दे रखा है CUET 2025 UG के बारे में, ठीक है। PG के फॉर्म पहले से ही भरे जा चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन आया साथियों। इसमें है वो ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 टू 22 मार्च यानी 22 मार्च तक अपन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। डेट बढ़े नहीं बढ़े वो आगे का विषय है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन यानी फीस भरने की 23 मार्च है। करेक्शन रहेगा 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट यानी एग्जाम साथियों इसमें होने हैं 8 मई से लेकर के 1 जून यानी लगभग 20-22 दिन इसके एग्जाम चलेंगे। क्योंकि इस बार इतने लंबे एग्जाम चलने का रीजन ये है कि सारे के सारे एग्जाम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होने वाले हैं। पहले ये CBT और कुछ ऑफलाइन मोड में भी OMR सीट के लेवल से भी होता था, लेकिन इस बार इन्होंने केवल और केवल CBT के माध्यम से एग्जाम करवाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो आप लोग देख पाएंगे 8 मई से लेकर के 1 जून तक आपका एग्जाम होगा। इसकी वेबसाइट जारी कर दी गई है, आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने का जो तरीका है उसके संबंध में हम लोगों ने अलग से वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आपको जो लिंक आ रहा है वहां पे भी आप क्लिक करते हुए फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग यदि फॉर्म भरने की स्टेप जानना चाह रहे हैं क्या क्या स्टेप्स रहेंगे तो आप लोग हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अपन लोग चर्चा करते हैं साथियों इसमें फीस की। इसमें आप लोग मैक्सिमम है वो 5 सब्जेक्ट कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन। यहाँ पे साथियों आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट का चयन आप लोगों को करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी का चयन करते समय भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। CUET में सबसे मेन कार्य ये होता है कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट के थ्रू इसमें तैयारी करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के थ्रू आवेदन करेंगे और कौन सी इंस्टीट्यूट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज का चयन करेंगे फॉर्म भरते समय। ये चीजें ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स 1-2 सब्जेक्ट ही चूज करते हुए फॉर्म को सबमिट कर देते हैं फीस के कम के चक्कर में। यानी मैं 3 सब्जेक्ट यदि सेलेक्ट करता हूं तो मेरे 1000 रुपए लग रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, और मैं यदि इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ता हूं तो 400 रुपए प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार जुड़ते जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आगाह करना चाहूंगा, जितनी भी मोस्ट वैल्यूएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जैसे DU की बात करें, JNU की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया मिलिया की बात करें, यानी जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर साथियों DU की बात करें, अनेक तरह की यूनिवर्सिटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, टिस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करने का बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। यानी DU में आपको एडमिशन लेना है तो आपके 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू आप लोगों को पास आउट होना जरूरी होता है CUET में। उसके बेस पे मेरिट बनती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसमें केवल ये जो जनरल टेस्ट है इसके बेस पे
मेरिट बनती है। आप जो कोर्स का चयन करेंगे उस कोर्स के सामने ही लिखा रहता है इस कोर्स के लिए मिनिमम क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको 12th में जो 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, 3 ऑप्शनल और 2 अनिवार्य, उन सभी सब्जेक्ट का चयन करते हुए आवेदन फॉर्म को सबमिट करिएगा, ताकि आप लोगों को आगे जाकर के जब CUET के माध्यम से इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा। यहां पे एक बात और भी बता दूं कि CUET के बेस पर एडमिशन होगा, लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए अलग से आवेदन फॉर्म भरना रहेगा, जो कि CUET एग्जाम होने के आसपास ही अप्रैल मई के अंदर भरवा लिया जाता है, रिजल्ट आने से पहले ही। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि केवल CUET का फॉर्म भर के एग्जाम देके बैठना नहीं है, उसके बेस पर आप लोगों को जो मोस्ट वैल्यूड यानी बड़ी इंस्टीट्यूट है उसके लिए काउंसलिंग करवाई जाती है CUET के बेस पर, उसका आवेदन फॉर्म भी आप लोगों को फिलअप करना रहता है। वो समय रहते आप लोग फिलअप जरूर करिएगा। अब अपन बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट चूजन के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12th के जो भी सब्जेक्ट आप लोग दे रहे थे, जिनको आपने अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं फेस होगी। वरना जब आप लोग एडमिशन के लिए जाते हैं, जब एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरते हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो वहां पे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मांगे जाते हैं, अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, और अपन ने तो वो CUET में दिया ही नहीं था। तो हम लोग CUET देने के बाद भी जो अपन मन चाहे इंस्टीट्यूट के अंदर मन चाहे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें, वो कोर्सेज अपन लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है उसके अंदर भी मैं इसके बारे में विस्तार से डिस्कस कर रहा हूं साथियों। वहां आप फॉर्म भरते समय स्पष्टतः और पूर्णतः ध्यान रखिएगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है। ये फीस का स्ट्रक्चर है, आप जितने सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके अनुसार कैटेगरी वाइज आप लोगों को फीस है वो पे करनी रहेगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन रहेगा साथियों आप लोगों को इस वेबसाइट के माध्यम से। टोटल सब्जेक्ट 37 है, जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। 13 भाषाओं में ये एग्जाम होने वाला है। इसका सिलेबस साथियों सब्जेक्ट का बात करें तो ये सिलेबस दे रखा है डोमेन सब्जेक्ट एज पर NCERT सिलेबस, यानी NCERT का जो सिलेबस है 12th का 11th और 12th क्लास में आपने जो चीजें पढ़ी है उसी के अनुरूप आपका पेपर आने वाला है। जनरल नॉलेज के अंदर जनरल करंट अफेयर वगैरह का आएगा। चूज ऑफ द टेस्ट पेपर्स, आप लोगों को टेस्ट पेपर है वो सिलेक्शन करते समय मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, मिनिमम आप 3 या 1 भी कर सकते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह जो भी आपको ठीक लगे। मार्किंग स्कीम, इसमें साथियों करेक्ट आंसर के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें यदि आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। CBT के बेस यानी कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन, ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सब्जेक्ट के अनुसार 50-50 क्वेश्चन का इसमें पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपको करना अनिवार्य रहेगा। ड्यूरेशन प्रत्येक पेपर के लिए 60 मिनट यानी 50 प्रश्न आपको 1 घंटे में करने रहेंगे। इसमें शिफ्ट की है वो बाद में आपको सूचना मिल जाएगी। ये इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। फिलहाल देखिए इसमें कौन है। फॉर अपियरिंग इन द CUET UG देयर इन नो एज लिमिट, कोई एज की लिमिट नहीं है। मिनिमम एज की और मैक्सिमम एज की कोई लिमिटेशन इसमें नहीं दी गई है। फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड फॉर क्लास 12th एंड इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी 12th और उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम है वो पास कर रखा हो, या अपियरिंग इन 2025 यानी 2025 में 12th में सम्मिलित होने वाले भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं के लिए है जो 12th में इस बार पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए ही ये CUET का आयोजन हो रहा है। लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम्स 10+12 ही है। सबसे आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एग्जामिनेशन, यानी इनको अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग माध्यम से माना गया है। तो बोर्ड के माध्यम से आप लोग कम से कम 12th पास हो या 12th की आपने इस बार एग्जाम दी हो, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। कुल मिला के छोटी सी बात करें तो ईयर ऑफ अपीयरेंस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 12th है वो आपने इस साल, या for appearance in 12th class equivalent examination relevant condition of the institution as per available applicable candidate must ensure his eligibility from the website of the representative institute and institute। आपको उस जो संबंधित इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके द्वारा अपनी निर्धारित, कई इंस्टीट्यूट क्या करती है कि आपने 1 साल या 2 साल में ही 12वीं की है तो ही एडमिशन लेती है। कई इंस्टीट्यूट आपने यदि 5 साल पहले भी की है तो भी लेती है। कई इंस्टीट्यूट 2025 में जिन्होंने 12th की उन्हीं बच्चों को लेती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग एडमिशन के नियम हो सकते हैं।
अब रिजर्वेशन की बात करें तो आप लोग यदि रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रिजर्वेशन कैटेगरी के जो जातीय हैं उनके अनुसार आपको रिजर्व कैटेगरी में होना कंपलसरी है, तो ये आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आप लोगों को उस रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वो सर्टिफिकेट साथियों यदि बात करें अपन ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना आप लोग उसको स्टाम्प के थ्रू 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप लोग यदि 1 साल से पुराना आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट उसको समय रहते हुए नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अलावा जो साथी हैं एससी एसटी कैटेगरीज के हैं उन सभी के यदि पुराने सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जारी सर्टिफिकेट हैं तो वो वैलिड होंगे, 1 साल की उसमें बाध्यता नहीं है। ये तो था रिजर्वेशन कैटेगरीज का मामला। अब अपन बात करते हैं चूज ऑफ सिटीज। आप लोगों को एग्जाम सेंटर के लिए सिटी का सिलेक्शन करना रहेगा। स्टेट वाइज बहुत सारे सेंटर्स दे रखे हैं, प्रत्येक स्टेट में 8-8 10-10 सिटीज के अंदर सेंटर दे रखे हैं, तो आप लोग जो भी सिटी में सेंटर रखना चाह रहे हैं उस सिटी का आप लोगों को 3 सिटी का सेंटर है वो सिलेक्शन करना रहेगा, सेंटर के लिए 3 सिटीज का। उसके बाद बात करें शेड्यूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, 8 मई से लेकर के 1 जून तक होंगे, सीबीटी आधार पर होंगे, लेटर आपको बाद में मिल जाएगा। टाइमिंग वो 60 मिनट की रहेगी, वो सारी चीजें सीबीटी आधारित होने वाली है। नॉट कंपेंसेटरी टाइम ऑफ द पीडब्ल्यू, वो जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 20 मिनट का अलग से टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 12 की, यूजीएनटी स्कोर फॉर एडमिशन इन द सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे साथियों मार्किंग स्कीम का दिया गया है। करेक्ट आंसर पर 5 प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं और इनकरेक्ट पर आप लोगों को 1 और अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड विल बी गिवन नो मार्क्स। यदि आप अनआंसर्ड रखते हैं, उनको नहीं करते हैं तो आप लोगों का मार्क्स नहीं काटा जाएगा, उसको 0 मान लिया जाएगा। एवरी करेक्ट आंसर का आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे और गलत आंसर का 1 नंबर काटा जाएगा। इसमें छोटी सी ये चीजें दी हुई, बाकी कुछ नहीं है। सीयूटी यूजी एनटी स्कोर है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सीयूटी स्कोर है वो आप लोगों को सीयूईटी किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं लेती है, लेकिन सीयूईटी के बेस पर जो भी नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है वो एडमिशन लेती है। एक बार पुनः आगाह करूंगा, आप सीयूईटी के भरोसे मत रहिएगा कि मैंने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, अब मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। तो वो एग्जाम देने के साथ ही आप लोगों को उन जिन इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को मार्च और अप्रैल मई महीने में देखते रहना है। उन पे नोटिफिकेशन आता है एडमिशन का। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आपको जिस कोर्स में सिलेक्शन करवाना है, जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसका आप लोगों को आवेदन फॉर्म अवश्य भरना रहेगा। यदि आप उनका काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरेंगे तो सीयूटी देने से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग सीयूटी के साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग नेशनल लेवल की जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का आवेदन फॉर्म भी आपको भरना रहेगा। एडमिशन है वो साथियों, देखिए इन्होंने कहा है डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन फॉर डिजर्व इंस्टीट्यूट, यानी उस इंस्टीट्यूट पर डिफेंड करेगा। सीयूटी या एनटी इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं आपका एडमिशन वहां पर हो। लिस्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, फिलहाल इसके अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट बहुत सारी दे रखी है। अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट, असम इंस्टीट्यूट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, बनारस यानी बीएचयू, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट वाइज सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उन सभी का दे रखा है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू हो गई, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो गया। यानी इसके अंदर ये नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली भी इसमें है, यानी डीयू, इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद, यानी कुल मिला के 46 इंस्टीट्यूट अभी तक इसमें सेंट्रल लेवल की है। उसके अलावा स्टेट लेवल की इंस्टीट्यूट होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है, वो बहुत सारी इंस्टीट्यूट इसके अंदर लिंक रहेगी। तो आप लोग सीयूटी को अवश्य दीजिएगा, इसको मिस ना करिएगा। जो भी अभिभावक हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, जो आपके बच्चे 12th क्लास में हैं उन सभी से सीयूटी का फॉर्म अवश्य भरवाइएगा। और देश की मोस्ट जो अच्छे से इंस्टीट्यूट है उसमें आप लोग नाम मात्र की फीस के पे करते हुए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ये सीयूटी का फॉर्म अवश्य भरिएगा। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो साथियों ये लिस्ट है सब्जेक्ट की, सारे के सारे ये शुरुआत के अंदर लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, यहां तक 13 सब्जेक्ट जिनका कोड 101 से लेकर के 113 तक है। आपको इनमें से एक लैंग्वेज अवश्य ले लेनी चाहिए। अपन लोग जेएनयू की बात करें तो वहां पे इंग्लिश लेवल यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपने ली हुई होनी अनिवार्य रहती है। आप यदि इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को भी अच्छी तरह से इसमें सिलेक्शन अवश्य करिएगा, क्योंकि कई सारी इंस्टीट्यूट ऐसी है जो कि हिंदी मीडियम
वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देती, यानी जिन्होंने लैंग्वेज हिंदी का सिलेक्शन किया है, इंग्लिश का सिलेक्शन नहीं किया है, उन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता है। तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी को एक बार देख लीजिएगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं उसमें मुझे कौन सी लैंग्वेज की आवश्यकता रहेगी, वो आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा एक कम से कम। उसके बाद ये साथियों सब्जेक्ट के हैं कॉम्बिनेशन 301 से लेकर के आप लोग देखेंगे 326 तक, यानी 26 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ हम लोगों को वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हम लोगों ने पढ़े हैं या जिनमें हमें इंटरेस्ट है, उन सब्जेक्ट का चयन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट, ये जो आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे, इन 26 सब्जेक्ट में से आप लोगों को कम से कम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट अवश्य करना चाहिए, ताकि आप जब भी इंस्टीट्यूट के थ्रू एडमिशन का आवेदन फॉर्म भरें, आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल हो, आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। इस तरह से आप लोगों को इनमें से 3 सब्जेक्ट का मैं निवेदन करूंगा। 12th क्लास में आपने जिन सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ा हो, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसको साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट ले लेने चाहिए, और जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, और जो कॉमर्स का है वो कॉमर्स के। लेकिन यहाँ एक स्थिति और बनती है, यदि आप फिलहाल साइंस के हैं और आगे जाकर के आर्ट्स की स्टडी करना चाह रहे हैं, आर्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट भी चयन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई बच्चा साइंस का है, मुझे तो हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आता है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ के एग्जाम दूंगा, दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यानी 12th के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन 12th का इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों ने 12th के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है। कई कई इंस्टीट्यूट हैं वो 12th के सब्जेक्ट के बेस पर ही, यानी जो 12th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपने सीयूटी में दिए हैं, तो उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। यदि आपने है वो इन सब्जेक्ट में से दे दिया, फिर आपका मूड अलग सब्जेक्ट में एडमिशन का बना, तो आप लोग ले सकते हैं, उसमें एडमिशन कहीं इश्यू नहीं आएगा। कई के इंस्टीट्यूट केवल जनरल टेस्ट, यानी जो जीके का टेस्ट होता है उसके बेस पर ही अनेकों पाठ्यक्रम में एडमिशन देती है, जहां पे आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस वाले में जा सकता है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स में आ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट में जा सकता है। यानी हम लोग बात करें जैसे साइंस का है और उसको आपको बीए करना है, ऑनर्स इन हिस्ट्री, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। कई कई बच्चों का ये जुनून होता है कि मैं आरएस की तैयारी करूंगा या आईएएस की तैयारी करूंगा, किसी भी तरह की बड़े पोस्ट के लिए तैयारी करूंगा और मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है, तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहें जा सकते हैं, आर्ट्स में जाना चाहें जा सकते हैं, इसमें खुली छूट है, कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला है। लेकिन आप लोग इन सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा। सीयूईटी के आवेदन में 2 चीज़ें ही ध्यान रखनी होती है, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के कोर्स का चयन, और साथियों सब्जेक्ट का चयन। ये 2 चीजें आपने सही तरीके से सेलेक्ट कर ली, ध्यान रख लिया, तो आप लोगों का सीयूटी में चयन हो जाएगा और अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ये उसके बाद जनरल टेस्ट है साथियों, 501 इसका कोड है, आप लोग जनरल टेस्ट को भर लीजिएगा। ठीक है, जनरल टेस्ट को अवश्य भरिएगा सभी के अंदर। तो ये था सीयूटी के बारे में विस्तार से और बड़ी जानकारी। इसके साथ ही मैं साथियों आपको आगाह करना चाहूंगा, आप फॉर्म भरें उससे पहले एक बार फॉर्म भरने की प्रोसेस को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। किसी जानकार व्यक्ति से ही फॉर्म भरवाइएगा, ताकि आप लोगों को इसमें कहीं कोई दिक्कत ना रहे। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत फील हो रही हो या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।